नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। बापट गैंग जो अमर नायक की होती थी। अमर नायक के बारे में कहा जाता है कि उसके पास 10 लोगों का दिमाग था, इसलिए उसको रावण कहा जाता था। क्राइम के शुरुआती दिनों में चाकू छुरे चलाना, हफ्ता मांगना उसके लिए नया नया था। वहीं उसके साथ उसका एक और दोस्त था, वो साये की तरह उसके साथ रहता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं रमेश भोगले उर्फ रम्या भोगले की। उसके पिता क्वालिफाइड डॉक्टर थे। वो लोअर परेल इलाके में प्रैक्टिस किया करते थे, तो लोग रमेश भोगले को डॉक्टर भी कहकर बुलाते थे। वो अमर नायक से थोड़ा उम्र में बड़ा था। रमेश में बहुत दिमाग था, वो फुर्तीला व्यक्ति था। जर्नलिस्ट भाउतौर सेकर की माने तो जब शुरू में अमर नायक और रमेश भोगले के ऊपर केस दर्ज होने शुरू हो गए थे, तो तब लोगों को पता चला कि हाँ, दो शख्स हैं जो बापट नाम का गैंग चला रहे हैं। वो लोगों में काफी चर्चित हो गए थे। लोग उनके नाम से खौफ खाने लगे थे। एरिया में छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ रमेश भोगले अक्सर चाय पीने आता रहता था। वहीं एक दिन वो चाय पी रहा था, उसके साथ एक और व्यक्ति था। देखने में वो शख्स सीधा साधा लग रहा था। उसका पहनावा भी बहुत सिंपल था। उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था। चाय पी रहे रमेश भोगले की रिपोर्टर भाउतौर सेकर ने क्लास लेनी शुरू कर दी। बताया जाता है भाउतौर सेकर और रमेश एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। भाउतौर सेकर ने उसको कहा कि तुम करते क्या हो? चिंदी चोरी, लोगों से तुम झगड़ते हो, ये कोई काम है? करना है तो कुछ बड़ा करो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे साथ वो कौन है जिसको लोग तुम्हारा दोस्त बताते हैं? अमर नायक। तुम्हारा क्राइम करने का तरीका गलत है। अगर क्राइम करना ही है तो इटालियन माफियाओं की तरह करो, अमेरिकन माफियाओं की तरह करो। तो तभी रमेश भोगले उनसे कहता है कि जो ये लड़का सामने खड़ा है वही अमर नायक है। जो स्पीच भाउतौर सेकर ने उनको दी थी, वो कहीं ना कहीं अमर नायक के दिमाग में बैठ गई थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उस आदमी ने बात तो सही कही है कि काम करो तो बड़ा करो। इसके बाद अमर नायक के काम करने के तरीके में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। एक बार कांदिवली इलाके में अमर नायक ऑटो रिक्शा में ड्राइवर की यूनिफॉर्म में बैच लगाकर बैठा था। ये वो दौर था जब वो वांटेड चल रहा था। वो कहीं भी अपना हुलिया बदल कर पहुंच जाता था। वो कपड़ों के साथ साथ अपना एटीट्यूड भी बदल लेता था। पुलिस के सामने भी आकर वो बैठा होता था तो वो भी उनको पहचान नहीं सकते थे। एनकाउंटर से पहले जब उसको नागपाड़ा होटल से पकड़ लिया गया था, तो वहां पर पुलिस को दूसरे आदमी की इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस आदमी के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम उसको भी अपने साथ ले गई। ऑफिसर्स ने उसको पकड़ जरूर लिया था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि यही अमर नायक है। अमर नायक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी गैंग को मजबूत बना लिया था। दोस्तों, अमर नायक पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। रमेश भोगले को बापट गैंग का पिलर कहा जाता था। अमर नायक रमेश को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। अमर नायक का छोटा भाई अश्विन नायक अपने भाई की विरासत को संभाले हुए है। आज भी उसके दफ्तर में अमर और रमेश भोगले की फोटो टंगी है, जिस पर फूलों की माला लगी हुई है। 144 टेनामेंट में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था और आज भी मनाया जाता है। उस फंक्शन में एक फ्रेम में 2 तस्वीरें लगाई जाती हैं, एक रमेश भोगले की, दूसरी अमर नायक की। 144 टेनामेंट जहां पर बाहर का आदमी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दगड़ी चाल जो कि अरुण गवली का किला है। पाक मोडिया स्ट्रीट जिसको दाऊद का किला कहा जाता था। वहीं डोंगरी जो कि पठान गैंग का किला था। ऐसे ही 144 टेनामेंट को अमर नायक और अश्विन नायक का किला कहा जाता था। मगर अमर नायक का किला सबसे ज्यादा खतरे से भरा हुआ था। अमर नायक हमेशा घर से बाहर रहता था। वो कई केसों में फरार रहता था। उसकी गैर हाजिरी में गैंग को देखना, उसके परिवार की रक्षा करना, किसी को धमकी देकर उनका सेटलमेंट करवाना। सेटलमेंट करने के लिए लोगों को 144 टेनामेंट आना पड़ता था। पेमेंट इकट्ठा करके हवाला के थ्रू कहां पहुंचाना है वो सब रमेश भोगले देखता था। रमेश भोगले पर कोई केस दर्ज नहीं था। पुलिस की बार बार रेड डलने के बाद भी उसके पास से पुलिस को कुछ नहीं मिलता था। जब पुलिस उसके घर आती थी तो भोगले के परिवार वाले इससे काफी परेशान हो जाते थे।
इसको देखते हुए वो 144 टेनामेंट में एक छोटा सा घर खरीद कर रहने लगता है। शेट्टी गैंग से अमर नायक की दुश्मनी थी, तो कहते हैं शेट्टी गैंग के 39 लोगों को अमर नायक ने मौत के घाट उतार दिया था। अमर नायक का ठिकाना किसी को नहीं पता था। उसके विरोधी गैंग ने सोचा अगर रमेश भोगले को रास्ते से हटा दिया जाए तो इससे अमर नायक की गैंग कमज़ोर पड़ जाएगी। अमर नायक गैंग का दुबई में बैठे दाऊद पर हमला करने का प्लान था। उनकी दाऊद गैंग के लोगों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। कुमार पिल्लाई के पिता कृष्णा पिल्लाई और लल्लू भाई, जो के हथियार तस्कर था, उनके साथ मिलकर रमेश भोगले डी कंपनी के लोगों पर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा था। शार्प शूटरों की टीम तैयार हो चुकी थी। उस टीम का लीडर श्याम यादव था। वो अमर नायक का खास शूटर था। कहते हैं 400 से भी ज्यादा लोग अमर नायक की गैंग से जुड़ रखे थे। डी कंपनी पर अटैक की खबर लीक हो जाती है। ये खबर दाऊद तक पहुंच गई। इसके बाद रमेश भोगले पर नजर रखी जाने लगी। पता चला कि भोगले सन मिल कंपाउंड के पास एक मंदिर में जाता है। उस समय उसके साथ उसके लोग नहीं होते। वो एरिया दाऊद का एरिया नहीं था, वो बाबिया खोपड़े का एरिया था। जब रमेश वहां आया तो उस पर वहां अंधाधुन फायरिंग हुई। 9 गोलियां उसको लगी थी। हमलावरों को लगा रमेश मर गया है। वहां के लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। भोगले की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। वो एरिया बाबिया खोपड़े का था, तो कहीं ना कहीं भोगले का शक बाबिया पर जाता है। इसको देखते हुए बाबिया खोपड़े अपना हेडक्वार्टर छोड़कर भाई ठाकुर के पास जाकर शरण ले लेता है। दोस्तों, बाबिया खोपड़े पर बना वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। रमेश भोगले को ठीक होने में काफी लंबा समय लग गया था। उसका एक हाथ पहले से कमजोर हो गया था। रमेश के बच जाने पर डी कंपनी नाखुश थी। डी कंपनी को डर था अब उन पर भी कभी भी हमला हो सकता है। श्याम यादव और कई लोग डी कंपनी से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। उनकी पूरी तैयारी थी। एक दिन 1990 को अश्विन नायक अपनी फैमिली के साथ मद्रास से मुंबई पहुंचता है। जैसे ही अश्विन एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे शक हुआ कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। अश्विन नायक ने अपनी पत्नी और बच्चे को अलग टैक्सी में भेज दिया। एयरपोर्ट से उसने 144 टेनामेंट मैसेज पहुंचवाया कि मुझे यहां से लेकर जाएं, मुझे शक है मुझ पर यहां हमला हो सकता है। अग्रीपाड़ा से सांता क्रूज 2 गाड़ियों में अश्विन नायक को लोग लेने पहुंचते हैं। वीआईपी रोड पर एक सिग्नल पर जब अश्विन की गाड़ी स्लो हुई तो सामने से उनकी गाड़ियों पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अश्विन नायक ने उन दिनों अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। श्याम यादव, जिस व्यक्ति को डी कंपनी के लोगों को टारगेट करने के लिए ट्रेंड किया जा रहा था, वो भी अश्विन नायक को एयरपोर्ट लेने पहुंचा था। वो भी गाड़ी में था। उसने भी बाल और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। उसकी हाइट भी लगभग अश्विन नायक के जितनी थी। रात का समय था। अश्विन नायक जब सेफ्टी के लिए अपनी गाड़ी से लेफ्ट साइड से निकलकर भागा तो आगे वो सूखे गटर में नीचे गिर जाता है। श्याम यादव गाड़ी की ओर से हमलावरों को टक्कर दे रहा था। श्याम यादव के मैगजीन में से गोलियां खत्म हो जाती है। जब उसने दूसरा भरा हुआ मैगजीन अपनी गन में लोड किया था तो उसका ठीक से लॉक नहीं लगा। उसका मैगजीन नीचे गिर जाता है। देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे अश्विन नायक समझकर एक के बाद एक कई गोलियां श्याम यादव में दाग दी। बाद में वहां पुलिस पहुंची और अमर नायक के लोग आए। अश्विन नायक को उठाकर गाड़ी में बैठाकर घर पहुंचाया गया। उस घटना के बाद लोगों के अंदर दहशत बैठ गई थी। बताया जाता है कि वो हमला शरद शेट्टी ने करवाया था। एक दिन सुबह 11:30 बजे क्राइम ब्रांच के 40 ऑफिसर्स 144 टेनामेंट में रेड डालते हैं। 4 से 5 गाड़ियों में वो आते हैं। वो पूरी 144 टेनामेंट की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अमर नायक के खबरियों को खबर मिली कि पुलिस एंटर करने वाली है तो उनके लोग सारे हथियार छुपा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। 1 घंटे पुलिस ने वहां की तलाशी ली, लेकिन उनको वहां से कुछ नहीं मिला। पुलिस अमर नायक के 3 से 4 लड़कों को अपने साथ ले जाती है। मंदिर के बाहर मेन रोड पर पुलिस की गाड़ी को तैनात कर दिया गया। 24 घंटे वो गाड़ी वहां खड़ी रहती थी। कहा तो ये भी जाता है कि जो वो रेड डली थी उसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की करामात थी।
पुलिस की गाड़ी जो वहां उस इलाके में खड़ी रहती थी वो वहां से हट जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो गाड़ी किसके ऑर्डर से वहां से हटी। गाड़ी के जाने के आधे घंटे के बाद मार्च 1991 को व्हाइट कलर की 2 मारुति जिप्सी वहां आती है। वैसी जिप्सी को क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस्तेमाल किया करते थे। करीबन 12 लोग जिप्सी में से उतरते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। सबके पास हथियार थे। कारबाइन उनके पास थी। सुनील सावंत उर्फ सोत्या उनका मेन लीडर था। छोटा राजन के शार्प शूटर्स भी उसमें थे। जैसे पहले असली पुलिस घुसी थी वैसे ही वो 144 टेनेमेंट में घुसते हैं। वो सीधा उस घर के 2nd फ्लोर पर जाते हैं जहां रमेश भोगले था। रमेश भोगले बरामदे में खड़ा होकर नीचे किसी से बात कर रहा था। उसको देखते ही हमलावरों ने कारबाइन से हमला कर दिया। रमेश को कमरे में भागने तक का मौका नहीं दिया गया। लगभग 70 से 80 गोलियां उसके शरीर में दागी जा चुकी थी। कांड करने के बाद हमलावर अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग पहले या तो समद खान को मारने में की गई थी या फिर दूसरी बार रमेश भोगले को। दूसरे दिन जब अमर नायक की मीटिंग हुई थी तो पता चला पूरे ऑपरेशन की जो खबर थी वो जयेश ठक्कर नाम के व्यक्ति ने दी थी। अमर नायक गैंग का ही वो आदमी था। वो जुए के धंधे चलाता था। वो शादीशुदा था लेकिन कई दूसरी लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। एक बार उसकी पत्नी ने अमर नायक के भाई अश्विन नायक से इसकी शिकायत की थी। अमर नायक ने ठक्कर के कई थप्पड़ मारे और कहा कि सुधर जा नहीं तो तुझे मार देंगे। कई लोगों ने उस शख्स को हमलावरों की जिप्सी में बैठा देख लिया था। इसके बाद ठक्कर को उसके घर से उठा लिया जाता है। चंद्रशेखर भालू जो कि अमर नायक का आदमी था उसने ठक्कर को उठाया और अग्रीपाड़ा में बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। 1991 में रमेश भोगले को मार दिया गया। उस समय अमर नायक आर्थर रोड जेल में था। जेल में बैठे अमर नायक को जब इसके बारे में पता चला था तो वो कोर्ट में अर्जी देता है कि कल मेरे दोस्त की अंतिम यात्रा है जो कि जेल के सामने से निकलेगी। मैं उसको आखिरी बार देखना चाहता हूँ। मुझे उसके शव पर फूलों की माला रखने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने उसकी मांग को मान लिया। अरविंद ईमानदार और परमबीर सिंह डीसीपी थे। उनको गश्त पर लगाया गया था। चारों तरफ पुलिस की सिक्योरिटी लगा दी गई थी। 144 टेनामेंट से उसकी बॉडी को ट्रक में रख कर ले जा रहे थे। ट्रक को पूरी तरह सजाया हुआ था। जब आर्थर रोड जेल के पास ट्रक पहुंचा तो उसको कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वहां रोक लिया गया। जेल का दरवाजा खुलता है। अमर नायक जेल की सिक्योरिटी के साथ था। अमर नायक ने अपने दोस्त की बॉडी पर पुष्प माला भेंट की। लोगों का कहना था कि अमर नायक की आंखें नम जरूर थी मगर आंसू गिराना अमर नायक ने नहीं सीखा था। अमर नायक के जाने के बाद अश्विन नायक ने अपने भाई की लेगेसी को संभाले रखा। अश्विन नायक ने जेल में रहते हुए बाहर अपने दुश्मनों को चैन से जीने नहीं दिया। दोस्तों वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अश्विन नायक पर बना वीडियो का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी रमेश भोगले की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।